सर्वप्रथम जो हमारा अध्ययन बिंदु है, मुगल कौन थे? मुगल दो शासकों, पहला शासक चंगेज खान और दूसरा शासक तैमूर। माता की ओर से चंगेज खान के थे वो। चंगेज खान चीन और मध्य एशिया का मंगोल शासक था और तैमूर जो ईरान, इराक, तुर्की, वर्तमान दे लीजिए, इसका शासक था। लेकिन मुगल अपने आप को चंगेज खान के वंशज कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान एक अत्याचारी शासक था। उसने अत्यधिक नरसंहार किया, इसलिए मुगल अपने आप को चंगेज खान के वंशज कहलाना या उत्तराधिकारी कहलाना पसंद नहीं करते थे। मुगल अपने आप को तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे, क्योंकि तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश का जो शासक था नासिरुद्दीन तुगलक, उसको हराकर दिल्ली में 1398 में उसने सत्ता स्थापित की थी। इसलिए मुगल अपने आप को तैमूर का वंशज कहलाना पसंद करते थे। फिर हम मुगल सैन्य अभियान के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। मुगल सैन्य अभियान, जिसमें सर्वप्रथम बाबर को माना जाता है। 1526 से 1530 ईस्वी तक उसने भारत में शासन किया और वो भी संघर्ष का ही काल रहा। 1494 ईस्वी में बाबर फरगना का शासक बना। फरगना के शासक बनने के बाद उज्बेक जो थे, उज्बेक अर्थात जो मंगोल जाति थी चंगेज का, इनके ही भाई कह सकते हैं, काका मामा इनके, जिनको हम कजिन ब्रदर्स कहते हैं, तो चंगेज खान के ही ये भाई बंधु थे। तो उज्बेकों ने बाबर को फरगना के शासक से संघर्ष में पदच्युत कर दिया और बाबर धीरे धीरे वापस, जिसको कहते हैं शासन की ओर दृष्टि रखते हुए, 1504 ईस्वी में काबुल पर उसने अधिकार कर लिया। जब बाबर को भारत के समृद्धि के बारे में पता चला तो उसकी महत्वाकांक्षा भारत पर भी शासन करने की रही। कुछ अपने यहाँ पर दो शासकों में जब ठीक नहीं बनी तो वो अपनी ओर से अन्य देश जो हमारे पड़ोसी देश थे उनको आक्रमण करने के लिए, उस राजा को अपमानित करने के लिए सैन्य सहायता का भरोसा देकर उनको निमंत्रण देते थे। ये भी एक परंपरा अपने यहाँ रही है। उस परंपरा के तहत ही बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी, उस समय जो दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी वंश चल रहा था, तो इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया और इब्राहिम लोदी को 1526 में पराजित करके 1526 पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ किया और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर का दिल्ली पर शासन स्थापित हुआ। 1527 में खानवा का युद्ध, जो कि मेवाड़ के जो सिसोदिया राजा थे महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा, उनके साथ और राजपूत शासकों के साथ 1527 में बाबर का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई और 1528 में चंदेरी का युद्ध, ये भी बाबर ने राजपूत राजाओं के विरुद्ध लड़ा और इसमें भी विजय प्राप्त की। सामान्यतया इतिहास में युद्ध को लेकर 4 प्रश्न हमारे मन में ध्यान रहने चाहिए। युद्ध कब हुआ? पहला, युद्ध किनके मध्य हुआ? युद्ध कहां हुआ? स्थान का नाम और युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो ये जो युद्ध है 26, 27, 28, आपको पहला जो प्रश्न है युद्ध कब हुआ? तो 1526। कहां हुआ? स्थल, जगह का नाम, तो पानीपत का युद्ध। और
किनके मध्य युद्ध हुआ? तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। चौथा परिणाम इसका यह रहा, बाबर इसमें विजय रहा और मुगल सल्तनत की नींव उसकी भारत में रही। सामान्यतया बाबर के समय ही बारूद इत्यादि का इस्तेमाल, जिसे हम आग्नेय शस्त्र कहते हैं, भारत में बाबर ही इसको लेकर आया था। बाबर के पश्चात बाबर की मृत्यु 1530 में होगी और उसके पश्चात हुमायूं शासक भारत का बना। हुमायूं का जो ये काल देख सकते हैं दो चरणों में, 1530 से 1540, 1555 से 1556। ये 1530 से 1540 का जो पहला काल कह सकते हैं। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसके जो उत्तराधिकारी थे, मुगलों में ये परंपरा थी कि अपने सभी बेटों में प्रांतों का बंटवारा कर उनको वहां का शासक बना दिया जाता। लेकिन हुमायूं का जो भाई था, वो भाई अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण, मिर्जा कामरान अत्यधिक महत्वाकांक्षी था, इसलिए वो भी सत्ता अपनी दिल्ली में स्थापित करना चाहता था। इसके कारण हुमायूं को अफगानों के विरुद्ध जो संघर्ष करना पड़ा, उसमें उसको असफलता मिली। वह दुर्बलता के साथ, जिसको कहते हैं अपने भाई के विद्रोह का उसके मन में हमेशा भय रहता था। इस कारण वो अफगानों के विरुद्ध एक उचित सैन्य नीति नहीं बना पाया। अतः हुमायूं के भी शेरशाह सूरी के साथ दो युद्ध हुए। 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज, जिसको हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो 1539 से 1540 दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी की हुमायूं पर विजय हुई और हुमायूं ईरान की ओर भाग गया। हुमायूं के मदद सफाविदों ने, ईरान के जो शासक थे सफाविद, उन्होंने उसकी मदद की और उसे पुनः 1555 में दिल्ली की सत्ता हासिल हुई और अगले ही वर्ष उसकी एक इमारत की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हुमायूं के बाद में अकबर 1556 में मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में भारत का सम्राट बना। और सम्राट जब वो नाबालिग था तो बैरम खां और उसकी माता के संरक्षण में और उसके जो अन्य सहयोगी दरबारी इत्यादि थे, उनके नेतृत्व में उसने भारत की सत्ता संभाली। अकबर के शासनकाल को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग ये इस प्रकार से देखेंगे आप: 1556 से 1570, 1570 से 1585 और तीसरा 1585 से 1605। इन तीनों वर्षों में अकबर ने सैन्य अभियान अलग अलग भारत के क्षेत्रों में किया। जो पहला भाग है 1556 से 1570, इसमें उसने सर्वप्रथम बालिग होते ही अपने संरक्षक बैरम खां और जो उसके ऊपर प्रभुत्व रखने का प्रयास कर रहे थे, उन सबसे मुक्ति पाई। और उन सबसे मुक्ति पाकर उसने सैन्य अभियान, जिसमें सूरी, अफगान, उजबेक, ये उसका जो सौतेला भाई था मिर्जा हाकिम, उसके विरुद्ध उसने अभियान किए और अभियान में सफलता मिली। लेकिन जो 2 प्रमुख युद्ध कह सकते हैं 1556 से 1570, जिसमें 1568 ईस्वी, ये आपको मैं लिखित जो PDF में नोट्स या स्लाइड में नोट्स भेजूंगा, उसमें विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। आपको ये मोटा मोटा ध्यान रखना है कि 1568 में चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर,
का युद्ध हुआ, जिसमें दोनों में अकबर को सफलता मिली। 1568 चित्तौड़ में उस समय राणा उदय सिंह थे और उदय सिंह के विरुद्ध उसको सफलता मिली। और 1569 में रणथंभौर का जो राव सुरजन आला था उसको भी उसने पराजित किया। ये दो बड़ी सफलताएं उसको राजपूत शासकों को अर्थात राजस्थान में उसको प्राप्त हुई। 1570 से 1585 इसमें भी उसने शहरी अभियान, जिसमें गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा इत्यादि अपने शासन के अंतर्गत उसने मिलाए। और जो तीसरा भाग कह सकते हैं 1585 से 1605 इसमें भी उत्तर पश्चिम यानी कश्मीर, दक्षिण में उसने अभियान जो चलाए, जिसमें अहमदनगर इत्यादि गोंडवाना का कुछ भाग कह सकते हैं सफलता प्राप्त हुई। अब दो शब्दों की हम चर्चा करके इस अध्ययन को आज के इस पहला भाग जिसको हम कह सकते हैं मुगल साम्राज्य का, उसको समाप्त करेंगे। हम बार बार देखने और सुनने को मिलता है, इतिहास जब पढ़ते हैं 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, ये है क्या? तो जैसे 15वीं शताब्दी, 15वीं सदी या शताब्दी, ये 1500 से लेकर 1600 तक ईस्वी तक। अब इसका इधर वाला जो हिस्सा है पूर्वार्ध और बाद का अर्थात 1551 से पूरे 1600, ये उत्तरार्ध और ये पूर्वार्ध। 1500 से 1550 पूर्वार्ध और 1551 से 1600, अर्थात मुगल जो है वो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में उनका एक तरीके से स्थापत्य स्थापित हुआ। क्योंकि पूर्वार्ध जो है 1526 से 30 से 40, 55 से 56, अर्थात हुमायूं को सफलता नहीं मिली। शेरशाह सूरी से ये युद्ध हारने के बाद, 4 कन्नौज के युद्ध हारने के बाद उसको पुनः ईरान की ओर भागना पड़ा। अकबर के समय से ही यानी 1556 जो 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में आता है, इसके कारण हम ये कह सकते हैं 16वीं शताब्दी में भारत में मुगलों का एक तरीके से स्थापत्य स्थापित होना प्रारंभ हुआ और 17वीं शताब्दी तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इनकी सत्ता स्थापित हो गई। ये आपकी किताब में एक चित्र एक दे रखा है, जिसको भी मैं आपके PDF फाइल में स्लाइड के रूप में डालूंगा। आप देखेंगे कि तैमूर जो एकदम मध्य में बैठा है, उसके दाईं और बाईं ओर ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मुगल जो थे ये तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे। प्रत्येक मुगल शासक ने अपने पूर्वज तैमूर के साथ अपना चित्रकारों के माध्यम से बनवाकर दर्शाया है। उसके साथ किसी ने भी मंगोल शासक जो था चंगेज का, उसके साथ नहीं दर्शाया। ये जो पूरी वंशावली है जिसमें तैमूर, मिरनशाह जो प्रथम मुगल सम्राट भी गिना जाता है, सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, अबू शेख, उमर शेख, बाबर का पुत्र हुमायूं का पुत्र अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनको आप याद करने का प्रयत्न करेंगे। ये जो मैंने नीचे एरो दे रखा है यानी तैमूर का पुत्र मिरनशाह का पुत्र सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, ये वंशज हम सुनते हैं। वंशज कौन है? तो जो बाद में शासक के बाद में जो शासनकाल चलता है, संभालते हैं, उनके पुत्र संभालते हैं, वंशज का व और बाद का व, ये ध्यान में रखते हो आप। वंशज कौन होते हैं इसका स्मरण करेंगे। और ये मैंने एरो लगाया है ऊपर करते हुए, पूर्वज यानी बाबर के पिताजी उमर शेख के पिताजी अबू शेख के पिताजी ये, तो ये जो पिता होते हैं, ये सब पूर्वज यानी बाबर का पिता, दादा, परदादा, लकड़दादा के ऊपर तो मेरे को भी ध्यान नहीं, लेकिन ये पूर्वज जो पहले होते
समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको PDF स्लाइड में कक्षा कार्य, गृह कार्य ये दूंगा, आप उसको याद करेंगे और वीडियो को 2-3 बार देख के समझने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत।